स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे तत्पुरुष समास का तृतीय तत्पुरुष और इसे संप्रदान भी कहते हैं। इससे पहले हम आपको एक बार और ये बता दें, जो तत्पुरुष समास होते हैं ये 6 भागों में विभक्त होते हैं, यानी इसमें 6 तरह की जो विभक्तियाँ उपयोग में लाई जाती हैं उनका अलग अलग प्रथम तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष के अनुसार उनके जो कारक चिन्ह होते हैं उनका लोप होता जाता है। और हमने आपको पिछले वीडियो में ये समझाया था। आज हम आपको तृतीय तत्पुरुष समास, जिसे संप्रदान तत्पुरुष भी कहते हैं, और इसके में संप्रदान तत्पुरुष जो होता है इसमें कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। तो इस संप्रदान तत्पुरुष समास में संप्रदान कारक चिन्ह जो होते हैं के लिए होता है। तो इनमें के लिए जो है इसका यहाँ पर जब हम समासिक पद बनाएंगे तब के लिए का यहाँ पर लोप हो जाएगा। उदाहरण के लिए हमने आपको यहाँ पर दिया जिस तरह से हथकड़ी, ये समास का रूप है तृतीय तत्पुरुष, और इसका यदि हम सामासिक विग्रह करेंगे तो हाथ के लिए घड़ी, यानी के लिए का यहाँ पर जो है इसका लोप हो जाएगा और हाथ और कड़ी के लिए हथकड़ी का यहाँ पर शब्द का प्रयोग किया जाएगा। इसी तरह से जो एक समास जो बनेगा संप्रदान तत्पुरुष का सामासिक पद है सत्याग्रह। तो इसमें सामासिक विग्रह अगर हम करते हैं तो सत्य के लिए आग्रह है, तो इसमें सत्य के लिए जो आग्रह है तो के लिए जो इसमें कारक चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है, इस कारक चिन्ह का यहाँ पर लोप हो जाएगा और जब सामासिक पद बनेगा तब सत्याग्रह बनेगा। इसी तरह से युद्ध भूमि, यानी युद्ध के लिए भूमि, तो यहाँ पर के लिए जो है इसका यहाँ पर लोप हो जाएगा और जब इसका सामासिक पद बनेगा तो यहाँ पर ये युद्ध भूमि बन जाएगा। इसी तरह से अपादान तत्पुरुष है इसका अगला भाग। तो अपादान तत्पुरुष में जहाँ अपादान कारक चिन्ह होते हैं उनका यहाँ पर लोप हो जाता है। जिस तरह से यहाँ पर हमने आपको उदाहरण दिया है से धनहीन, धन का जब यहाँ पर धनहीन का समास विग्रह करेंगे तो धन से हीन, तो यहाँ पर से जो कारक चिन्ह है अपादान कारक चिन्ह कहलाता है ये, तो इसका यहाँ पर लोप हो जाएगा जब हम इसको सामासिक पद के रूप में लिखेंगे। तो धन से हीन का यहाँ पर जब सामासिक पद लिखते हैं तो धनहीन हो जाएगा। इसी तरह से भयभीत, भयभीत का जब सामासिक विग्रह करेंगे तब भय से भीत, यानी डर से मतलब डरा हुआ, तो इस तरह से इसका जब सामासिक पद लिखेंगे तो यहाँ पर से जो है इसका कारक चिन्ह अपादान कारक चिन्ह कहलाता है और इसका यहाँ पर लोप हो जाएगा और सामासिक पद लिखते समय भयभीत इसको लिखा जाएगा। इसी तरह से जन्मांध, जन्मांध जब लिखेंगे तो जन्म से अंधा, तो यहाँ पर से जो अपादान कारक चिन्ह है इसका यहाँ पर लोप हो जाएगा। फिर इसके पश्चात अगला है संबंध तत्पुरुष समास। जहाँ पर संबंध कारक चिन्ह होते हैं इनका लोप हो जाता है, वहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास होता है। जिस तरह से यहाँ पर उदाहरण के लिए दिया है प्रेम सागर, यानी प्रेम का सागर, तो यहाँ पर सागर जो है प्रेम का सागर है, तो सागर का संबंध यहाँ पर प्रेम से हो रहा है और प्रेम का संबंध यहाँ पर दिखाया जा रहा है सागर से, यानी यहाँ पर तुलनात्मक संबंध दिया जा रहा है। तो यहाँ पर जो कारक चिन्ह इस्तेमाल किया गया है का, की, इस तरह का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है संबंध कारक में, तो इसका यहाँ पर लोप हो जाएगा। तो यहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास कहलाएगा। फिर है नेक्स्ट दिनचर्या, यानी दिन की चर्या, यानी डेली रूटीन के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वर्ड, तो इसके लिए की जो है तो दिन की चर्या, तो यहाँ पर की जो है दिन और चर्या के बीच में, दोनों के बीच में संबंध स्थापित किया जा रहा है की के माध्यम से, तो यहाँ पर की जो है कारक चिन्ह इसको हटा दिया जाएगा तो दिनचर्या हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है भारत रत्न, यानी भारत का रत्न, यहाँ पर भारत और का, यहाँ पर का के माध्यम से भारत और रत्न के बीच में संबंध स्थापित किया जा रहा है, तो यहाँ पर जो कारक चिन्ह है का यहाँ पर लोप हो जाएगा, यानी का को यहाँ पर विलुप्त किया जाएगा। तो यहाँ पर जो शब्द बनेगा सामासिक पद बनेगा भारत रत्न बनेगा। फिर नेक्स्ट है अधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें
जो है अधिकरण कारक चिन्ह जो होते हैं इनका लोप हो जाता है। अब यहाँ पर अधिकरण कारक चिन्ह जो होते हैं में पर, तो इसमें नीति निपुण जो सामासिक पद बना हुआ है इसको यदि समास विग्रह करेंगे तो नीति में निपुण, तो में जो है यहाँ पर अधिकरण कारक चिन्ह है, इसका यहाँ पर लोप हो जाएगा, तो नीति निपुण इसका सामासिक पद बन जाएगा। फिर है नेक्स्ट आत्मविश्वास। तो आत्मविश्वास जो है आत्मा पर विश्वास, यहाँ पर जो पर कारक चिन्ह का उपयोग किया गया है ये अधिकरण कारक चिन्ह कहलाते हैं। तो इसका यहाँ पर लोप करके यदि सामासिक पद बनाएंगे तो आत्मविश्वास, तो यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। घुड़सवार यानी घोड़े पर सवार, तो जो सवार है घोड़े के ऊपर, तो घोड़े और सवार दोनों के बीच में जब संबंध बन रहा है तो पर शब्द से दोनों के बीच में संबंध स्थापित हो रहा है, यानी घोड़े पर कोई व्यक्ति सवार है। तो यहाँ पर जो है कारक चिन्ह ये अधिकरण तत्पुरुष समास का कारक चिन्ह कहलाता है और इसका यहाँ पर लोप हो जाएगा, तो यहाँ पर सामासिक पद बनेगा घुड़सवार। फिर इसके पश्चात है कि कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में जो पूर्व पद होता है विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष्य होता है, वह कर्मधारय समास कहलाता है। इसमें पूर्व पद यानी जो पहला पद होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हम आपको समझाएं काली मिर्च, काली है जो मिर्च, तो काली यहाँ पर जो दिया गया है ये पूर्व पद है और उत्तर पद जो है मिर्च है। तो पूर्व पद विशेषण है यानी विशेषता बता रहे हैं कि वह काली है, और विशेष्य क्या है जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो यहाँ पर उत्तर पद है और वो है विशेष यहाँ पर मिर्च, यानी मिर्च तो है लेकिन मिर्च कैसी है, काली है। तो विशेषण जो होगा यहाँ पर काली होगा और जो विशेष्य होगा वो यहाँ पर मिर्च होगा। और इसमें दूसरा उदाहरण है नीलकमल, नीला है जो कमल, यानी यहाँ पर विशेषण जो है नीला है और नीला जो है वो क्या है, कमल है। तो नीला यहाँ पर जो होगा विशेषण होगा और कमल है जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो यहाँ विशेष्य हो जाएगा और यहाँ पर ये उत्तर पद है, तो नीलकमल। इसके पश्चात है पीतांबर, पीला है जो अंबर, यानी पीत, पीला जो है उसको पीत भी बोला जाता है। तो यहाँ पर पीतांबर का जब समासिक विग्रह करेंगे तो पीला है जो अंबर या पीत है जो अंबर, तो यहाँ पर पूर्व पद जो है पीत है यानी पीला और उत्तर पद जो है अंबर यानी द्वितीय पद इसमें अंबर है। तो अंबर की यहाँ पर विशेषता है पीला है अंबर, तो अंबर यहाँ पर कपड़े के लिए इस्तेमाल किया गया, पीला है अंबर जो, और इसके लिए दो अर्थ निकल कर आते हैं, एक आकाश के लिए भी निकल कर आता है, लेकिन यहाँ पर जो इस्तेमाल किया जा रहा है पीला है अंबर जो, अंबर यहाँ वस्त्र के लिए भी उपयोग में लाया जा सकता है। तो यहाँ पर पीत जो है विशेषण है और अंबर जो है विशेष्य है। फिर इसके पश्चात है चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली, यानी चंद्र जो है यहाँ पर विशेषण है और मुखी यहाँ पर विशेष्य है। अब यहाँ पर एक बात और समझने की है, चंद्रमुखी में उपमान और उपमेय भी होता है। इसमें पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद जो विशेष्य होता है और उपमान और उपमेय के बीच में संबंध स्थापित होता है, उपमान और उपमेय के दोनों के ही बीच में। तो इसमें चंद्रमुखी यानी चंद्रमा के समान मुख वाली, तो यहाँ उपमान जो जिसकी उपमा दी जा रही है तो चंद्रमा हो जाएगा, और उसके समान मुख वाली यानी जिसके लिए यहाँ पर उपमा दी जा रही है, जिसकी उपमा दी जा रही है वहाँ पर उपमेय होगा। जिस तरह से जो विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होते हैं, इसी तरह से जिसकी उपमा दी जाती है वह उपमान होता है और जिसके लिए इस उपमा का उपयोग किया जाता है वह उपमेय कहलाता है। तो यहाँ पर चंद्रमुखी यानी चंद्र के समान मुख वाली यहाँ पर आएगा, तो चंद्र जो है उपमान होगा और मुखी जो होगा यहाँ पर उपमेय हो जाएगा। इसके पश्चात है सद्गुण, सद है जो गुण, इसमें भी आपका विशेषण और विशेष का इस्तेमाल किया गया है। पहला पद जो है सद
और उत्तर पद है गुण। इसके पश्चात है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में जिस समास में पहला पद यानी प्रथम पद जो होता है अव्यय होता है और वही प्रधान होता है। और प्रधान यहाँ पर इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है इस शब्द का, प्रधान का अर्थ होता है कि अव्यय जो होता है इसमें प्रथम पद वह मुख्य होता है, वह महत्वपूर्ण होता है, और अव्यय होने से और प्रथम पद होने से यह अव्ययी भाव समास कहलाता है। और यह वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है। अब क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता बताते हैं यहाँ पर। तो उदाहरण के लिए यथा समय या समय के अनुसार या यथा स्थान स्थान के अनुसार। अब यहाँ पर प्रथम पद जो है यथा है और अव्यय जो होते हैं वो कभी भी अपना स्थान परिवर्तित नहीं करते हैं और ना ही उनका अर्थ परिवर्तन होता है, वे अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं। अव्यय कभी भी परिवर्तित नहीं किए जा सकते हैं, वे अव्यय कहलाते हैं, उनका अपना स्थान निश्चित होता है। और अव्यय जो है संस्कृत में और हिंदी में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। संस्कृत में जो होते हैं यथा तथा यदा कदा यत्र तत्र सर्वत्र च, इस तरह से अव्यय होते हैं। इसी तरह से हिंदी में होते हैं। तो हिंदी में और, एवं, व, इस तरह के जो अव्यय होते हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है, इनका उपयोग किया जाता है। तो इसमें इस तरह से यथा जो है अव्यय है और ये प्रथम पद है यानी पहला है, पूर्व पद कहलाता है। और ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यथा स्थान, अगर हम स्थान शब्द का अकेले इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर तो स्थान का अपने आप में किसी तरह से अर्थ निकल कर नहीं आता है। स्थान अपने आप में अर्थहीन हो जाएगा क्योंकि स्थान कोई भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। तो जब तक इसको यहाँ इस तरह से अव्यय इसमें नहीं जुड़ेगा तब तक ये महत्वपूर्ण या अर्थपूर्ण नहीं होगा। यथा स्थान यानी स्थान के अनुसार, तब यह इसका यहाँ पर अर्थ सही निकल कर के आता है। फिर उसके पश्चात है आजीवन, यानी यहाँ पर आ जो है अव्यय जुड़ा हुआ है। आजीवन यानी जीवन भर। अगर आ को हटा दिया जाएगा तो यहाँ जीवन का जो है अपने आप में अर्थ निकल कर नहीं आएगा। जीवन जो है कैसा भी हो सकता है, अच्छा भी बुरा भी हो सकता है। तो इसमें जब तक आजीवन इस तरह का यदि अव्यय नहीं जुड़ता है तब तक ये अर्थपूर्ण नहीं होता है। तो आजीवन यानी जीवन भर। इसके पश्चात है प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन। अगर इसमें प्रथम पद प्रति को हटा दिया जाए, प्रति जो है अव्यय है, अव्यय को हटाने के पश्चात दिन का अपने आप में महत्व समाप्त हो जाता है क्योंकि दिन कैसा भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है और कहीं भी हो सकता है, अच्छा बुरा। तो इसमें जब तक इसमें अव्यय नहीं जुड़ेगा तब तक ये अर्थपूर्ण नहीं होगा। तो इसमें यदि प्रतिदिन इस तरह से यदि इसको लिखा जाता है तो यानी इसका अर्थ निकल कर आता है, अर्थपूर्ण हो जाता है यानी प्रत्येक दिन। इसके पश्चात है यथा समय, जैसा हमने आपको अभी समझाया था, यथा समय यानी समय के अनुसार। तो समय अगर बोलेंगे तो समय अपने आप में अर्थपूर्ण नहीं होता है, लेकिन यथा समय बोलते हैं, अव्यय के साथ बोलते हैं, तब ये महत्वपूर्ण हो जाता है और इसका अर्थ निकल कर आता है यानी अर्थपूर्ण हो जाता है समय के अनुसार। इसके पश्चात है बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास जो होते हैं जहाँ प्रथम और द्वितीय पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही पद मिलकर किसी तीसरे पद या तीसरे किसी अर्थ की ओर संकेत करते हैं। यानी इसमें दोनों ही पद जो होते हैं महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, दोनों ही पद में प्रधानता नहीं होती है, लेकिन दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ की ओर इंगित करते हैं यानी संकेत करते हैं, तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। और सामान्य तौर पर इसमें बहुव्रीहि समास में नाउन जो है इसकी ओर इंगित किया जाता है या किसी महान व्यक्ति, महान वस्तु या महान स्थान या भगवान, इस तरह के जो होते हैं जो सिंगल होते हैं, एक होते हैं, इनके लिए ही बहुव्रीहि समास का उपयोग किया जाता है और इसमें अर्थ इनका ही निकल कर आता है। उदाहरण के तौर पर महात्मा, महान है जिसकी आत्मा, यानी जिसकी आत्मा बहुत अधिक महान है, ऊंची आत्मा वाला, महान आत्मा वाला जो भी है। तो इसमें जो दोनों ही पद हैं, महा और आत्मा, दो पद हैं, तो दोनों का ही अपने आप में अर्थ
निकल कर नहीं आता है, लेकिन तीसरी की ओर संकेत करते हैं, तीसरे कहीं अर्थ निकल कर आता है तीसरा। इसी तरह से नीलकंठ, नीलकंठ है जिसका, यानी यहाँ पर शिव जी, अगर इसको कंठ अकेला बोलेंगे या नील अकेला बोलेंगे तो अर्थ निकल कर नहीं आता है, लेकिन नीलकंठ जो है सभी के नहीं होते हैं। नीलकंठ से केवल और केवल भगवान शंकर को ही संबोधित किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर तीसरे की ओर यहाँ पर संकेत दिया जा रहा है नीलकंठ के माध्यम से कि नीला है कंठ जिसका। इसके पश्चात लंबोदर, लंबा उदर है जिसका या लंबा है उदर जिसका, तो यहाँ पर गणेश जी, यानी यहाँ पर लंबा है उदर जिसका, जिसके लिए इस्तेमाल किया जाता है लंबोदर, वो केवल गणेश जी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उनके लिए बस उपयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पर लंबोदर जो है गणेश जी के लिए उपयोग में लाया गया है, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। इसके पश्चात गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले, यानी गिरि यानी पर्वत को जिन्होंने धारण किया था, तो भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किया था, इसलिए उनको गिरिधर के नाम से पुकारा जाता है। तो यहाँ पर गिरिधर से जो है दोनों पद मिलकर भगवान कृष्ण की ओर संकेत दे रहे हैं, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। फिर इसके पश्चात होगा मक्खी चूस, यानी जो व्यक्ति बहुत ही कंजूस है, तो मक्खी चूस के लिए यहाँ पर कंजूस व्यक्ति के लिए, यानी तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा किया जा रहा है कि कोई व्यक्ति बहुत कंजूस है, तो उसको इस तरह से बोला जाएगा मक्खी चूस। तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास निकल कर आता है। स्टूडेंट्स, हमने आपको तत्पुरुष समास में जो कारक चिन्ह का लोप समझाया है, उसके लिए आपको ये चार्ट अब याद कर लेंगे तो आपके लिए और भी आसानी हो जाएगी। और इसमें जो पहले और द्वितीय तृतीय तत्पुरुष समास में जो कारक चिन्हों का लोप होता गया है, ने, को, से, को, के लिए, से, का, के, की, ना, ने, नी, स, रे, री, में, पर, इसको इस तरह से याद करेंगे और ये आपके संस्कृत जो विषय लिया है उसके लिए भी आपको अच्छी तरह से काम आ सकते हैं। उसके लिए भी हमने आपको यहाँ पर चार्ट समझाने की कोशिश की कि प्रथमा विभक्ति में किस तरह से कारक चिन्ह जो होते हैं इनका उपयोग किया जाता है। तो ये कारक चिन्ह होते हैं, इनको परसर्ग भी बोला जाता है। हमने तत्पुरुष समास समझाते समय परसर्ग का उपयोग किया था और इस शब्द के लिए आपको इसमें अच्छे तरह से यही समझा रहे हैं, जो कारक चिन्ह होते हैं ये परसर्ग ही कहलाते हैं। इसको इस तरह से याद करेंगे, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, साधन के लिए, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध कारक का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री, अधिकरण में, पर। तो आपके ये जो हमने परसर्ग यानी कारक चिन्हों का लोप जो बताया, यही कारक चिन्ह जो लोप हो जाते हैं इनको वहाँ से अलग कर दिया जाता है और अलग करने के बाद जब सामासिक पद बनाया जाता है तब वो तत्पुरुष समास के संबंध कारक तक या अधिकरण तत्पुरुष समास बनते हैं। इसको संस्कृत में भी आप इस तरह से याद कर सकते हैं, जो संस्कृत और हिंदी दोनों में ही आपको काम आएंगे अच्छी तरह से। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना या होने पर, संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे, भो। इसमें कर्ता ने प्रथमा विभक्ति होगी जहाँ ने का इस्तेमाल होगा, और कर्म को जहाँ वहाँ पर द्वितीय विभक्ति होगी, करण से के द्वारा यहाँ पर तृतीय आपकी विभक्ति होगी, संप्रदान के लिए पर आपकी चतुर्थी विभक्ति होगी, अपादान से अलग होने पर पंचमी विभक्ति होगी, फिर संबंध का, के, की में षष्ठी विभक्ति होगी, इसके पश्चात अधिकरण में, पर में सप्तमी विभक्ति होगी, और फिर संबोधन में हे, अरे, भो का उपयोग किया जाता है। तो इसको एक बार और हम आपको रिपीट करके बता रहे हैं कि इसको याद करने का सबसे आसान तरीका यही है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर, संबोधन ए, अरे, भो।